नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किस टू सक्सेस एकेडमी में। आज का ये जो वीडियो है यूनिट 6 इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी का टेस्ट होगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 17 दिसंबर 2023 के लिए अपन इसकी तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग को इससे फ़ायदा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता चलनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसके बाद क्या है कि इसके लिए ये है कि भाई जो सीरियस कैंडिडेट है जिनको प्रीलिम्स निकालना वही लोग देखें, क्योंकि टाइम पास करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इधर उधर के फालतू कमेंट करते हैं, उससे कोई फ़ायदा उनका भी नहीं होना है। तो ये सब फालतू काम मत करो, ठीक है। तो इसको प्रीलिम्स कैसे निकलेगा भाई? प्रीलिम्स निकालने का एक ही तरीका है कि जो टेक्निक हम बताते हैं वो टेक्निक को फॉलो करो। तो सर टेक्निक बता दीजिए। तो टेक्निक कैसे बताएंगे? टेक्निक आपको पूरे वीडियो में समय समय पर टेक्निक बताई जाएगी, तो उसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी पूरी चारों पाँचों छः जो टेक्निक बताने वाले सब काम में आएगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले आपको बता दें कि अपना एक ही टारगेट है कि जो वीडियो है, पहले अपन ने जो वीडियो बनाए हैं वो सब बड़े बड़े बनाए थे, मतलब 50 से 55 मिनट के बनाए थे। तो उनको अपन ने छोटा करके 35 मिनट किया है, और इसको और कम करके अपन सोच रहे हैं कि 20 से 25 मिनट में ही ख़त्म हो, ताकि आपका समय और बचे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, ऑप्शन आप ही को देखना है और आंसर सुन लीजिएगा, ठीक है। टिक मार देंगे ऑप्शन आंसर पे। पहला क्वेश्चन है कि भाई 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ऑप्शन देख लो यहाँ पर। तो कौन सी नहीं थी देख लो। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मतलब केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन नहीं लगा था, ठीक है। तो ये द्वैत शासन जो है ये प्रांत से हटा दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, पूछा गया है। किसने किया था भाई? सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत में द्वैत शासन प्रारंभ कब किया गया? राइट आंसर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। इसके विरोध में फिर आपको पता है कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद आपको पता है कि अपने बहुत सारा जो केस हुआ, फिर उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। तरीके से याद रखेंगे हिस्ट्री को तो जो याद रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तो कोई भी अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहा है तो वो हिस्ट्री और पॉलिटी कहीं भी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसको एक स्टोरी बना करके आपको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। टेक्निक नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या सार था भाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है। अभी अपन ने देखा ना। नेक्स्ट देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन होता है, पूछा है। 6 राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। 7th नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी में इन्होंने क्या किया, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया। तो इंग्लिश में क्या, इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस अप टू द प्लेजर ऑफ, किसके प्रसाद पर्यंत पे कार्य करते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। मिनिस्टर भारत जो संघ सरकार के जो मंत्री है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। 8th नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, पूछा गया है। 9th नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोनों सदनों के लिए कुल 14, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। टोटल सदस्य बोला ना, तो आपको पता है राज्यसभा में पूछा जाए तो 12 हो जाएगा, बाकी लोकसभा में आपको पता है 2, तो टोटल मिला के 14 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है, पूछा गया। 10th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपना डी, दोनों हिंदी इंग्लिश। द्विसदनी विधायिका का क्या अर्थ है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? निचली और ऊपरी सदन, ठीक है। निचला सदन क्या हो जाएगा अपना? लोकसभा, और ऊपरी सदन क्या हो जाएगा? राज्यसभा, ठीक है। ऊपर 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, पूछा गया है। 12th। तो ये हो जाएगा आर के षणमुखम शेट्टी, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, पूछा है। 13 लोकसभा के प्रति, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है, पूछा गया। उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल राज्यसभा में, क्योंकि क्या होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है ना, इसलिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे खालिस्तान के बारे में बताना है, तो क्या हो जाएगा 15 नंबर का। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई राष्ट्रपति 10 तारीख को नियुक्त हुआ था 2022 में, और मान लो उसका अगर कार्यकाल 2023 में 10 तारीख को ख़त्म हो रहा है, 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई होने के 6 महीने के पहले ही ये काम हो जाना चाहिए कि भाई ये प्रेसिडेंट नया इलेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है इसका देखते हैं, भारत में सिखों को कृपाण रखने की अनुमति है, उन्हें ऐसा करने की अनुमति किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ये जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उनको कृपाण रखने, कृपाण मतलब वही हो गया चाकू छुरा टाइप का बोल सकते हैं आप, छोटा सा
छोटी सी तलवार बोल दो, ये आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि अलंकृत उपाधियों की स्थापना की गई? 17 नंबर राइट आंसर की हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई भी संबंधित नहीं है ऐसे। नेक्स्ट है इसके कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री में या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? कौन सा आर्टिकल है वो? हो जाएगा 24 में लिखा गया है ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, पूछा गया। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है इसका कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? 32 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 32। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक, तो ये फेरा कब का है? 1973 का है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? कौन सा है वो, ये आपको भी बता दिया। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 62 चीन की, बाकी सब ठीक। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? 21 नंबर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। 21 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। लोग कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी सब पाल ले रहे हैं, लेकिन इंसान को कोई नहीं पाल पा रहा है। इंसान धक्के खा रहा सड़क पे, और ये कुत्ता बिल्ली पाल के लोग शोरगुल कर रहे हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, पूछा गया। 22 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा इसका 22 ही हो जाएगा। ठीक है, गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण प्रदान करता है 22 नंबर का आर्टिकल। संविधान के किस अनुच्छेद से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जन्मदाता? संविधान के किस अनुच्छेद को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का जन्मदाता माना जाता है? 23 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13 नंबर का अनुच्छेद जो है वो इसका जन्मदाता माना जाता है। ठीक, और न्यायिक पुनरावलोकन से मतलब ये है कि भाई जो न्यायालय है, अगर कोई डिसीजन सुना दिया उसने, तो उसको अगर बाद में ये लगता है कि भाई ये जो फैसला सुनाया गया है उसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया जाना चाहिए, या उसको समय और परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, थोड़ा सा चेंजेस की जा सकते हैं, तो उसको ही न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर का कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? 24 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, और संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसको आर्टिकल 300 ए में शामिल कर दिया गया। ठीक है, वैधानिक अधिकार बना दिया गया उसको। ठीक, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है भाई? 25 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रपति देता है। इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? डीपीएसपी का भाग। 26 नंबर का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आपको पता है सूचना का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? पर्पस क्या है उसका? 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना ही इसका प्रयोजन है। किसका? मौलिक कर्तव्य का। ठीक, आपको पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य कौन सा आर्टिकल संबंधित है उससे। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया था? जोड़ा गया मतलब कुछ है 28। कब किया गया भाई ये काम? हो जाएगा 1976 में। ठीक है, मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 1976 में। निम्नांकित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? डीपीएसपी कौन सा नहीं है इसमें से पूछा गया, तो लिस्ट याद रख लेना इसकी। ठीक है, तभी पता चलेगा, नहीं तो फिर ऐसे नहीं कर पाओगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका निजी संपत्ति की समाप्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक का है? ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक का है, ये मतलब समझ लो इसका कि भाई 30 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर किसने बोला? ये हो जाएगा केटी शाह। केटी शाह ने संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये जब बन रहा था तब उन्होंने ये बोला था कि पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, जिसकी डेट जा चुकी है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, और दोनों में से कौन सा सही है बताना है। 31 राइट आंसर हो जाएगा इसका बोथ 1 और 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, कहाँ पे लाया जा सकता है? 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए कि भाई क्या पूछा जा रहा है, और जल्दीबाजी में कभी भी क्वेश्चन को डील नहीं करना चाहिए। हड़बड़ी में जहाँ तुमने की वहाँ गलत हुआ क्वेश्चन का आंसर। तो दूसरे नंबर की टेक्निक यही है कि हड़बड़ी में नहीं करना है अपने कोई काम। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा 368। निम्नलिखित विधेयकों में से कौन सा एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए? कौन सा विधेयक है वो? तो यहाँ पर थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। अब देखो ABCD, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ये हो जाएगा अपना संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। ये विधेयक है, इसको अपने जो दोनों सदन है आपके उसमें विशेष बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द के स्थापनापन करने के किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा सा इसमें इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया इसलिए उटपटांग भाषा में लिखा हुआ है, बाकी इसको अपन कोशिश करेंगे थोड़ा समझने की। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ भाई? कितने बार संशोधन हो गया? ये राइट आंसर इसका एक बार संशोधन हो गया, ठीक है। और वो संशोधन कब हुआ है, क्या आप में से कौन बता सकता है? और कौन से 3 शब्द जोड़े गए ये भी बताइएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, हाँ। और थर्ड टेक्निक ये है कि भाई जो चीज़ पूछी जाती है, जो चीज़ बोली जाती है, वो अगर आप करेंगे तो आप ही का फायदा होगा। 37 संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? 37 राइट आंसर हो जाएगा इसका संसद के पास है, ठीक है। 38 निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद का आकार सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था भैया? कौन सा था? 91 नंबर क्वेश्चन होता। इसको याद रखने की ट्रिक। अब टेक्निक नंबर 4 कि अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है और अगर कहीं पे फैक्ट लिखा है, नंबर लिखा है, तो वो चीज़ आपको याद होनी नहीं है आसानी से। तो उसके लिए आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी मैथ्स की। कैसे? 15 में 6 का गुणा करो तो कितना हो जाता है? 90 हो जाता है, ठीक है। तो ये आसपास में देखो 90 के नियर बाय में कौन सा है? 91 है। तो ये 93, 97, 95 या आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये तो आपको ही लगाना है कि 90 से मैं 91 के लिए एक और ट्रिक लगा लो इसमें थोड़ा सा कि भाई 90 से एक आ गया है, बस बात खत्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि संविधान संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर के 18 साल कर दी गई थी। राइट आंसर क्या होगा? 61 हो जाएगा, ठीक है। 61 1989 का है ये, ठीक है। उस संविधान संशोधन का नाम बताना है जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन हुआ। तो अगर इसका ईयर भी अगर तुमको पता है कि भाई इनका ईयर क्या है तो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेम ईयर के तो सर 3 दे दिए, फिर कैसे पता चलेगा? हाँ, तो इसके लिए फिर आपको वही है कि संशोधन अधिनियम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा टेक्निक नंबर 6 कि भाई अगर आपको लगता है ऐसा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर उसके ईयर सेम दे दिए तो मैं कोई डेट और मंथ भी पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, तो उसके ट्रिक बना के रखो। 40 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा D। 84 नंबर का संविधान संशोधन 2000, ठीक। तो इसकी ट्रिक बता दीजिए ना सर। नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से लाइक ही नहीं आते ना, लाइक ही नहीं करते हैं तो फिर कैसे क्या करेंगे बता के। किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है, पूछा गया है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की जा रही है। 41 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा 137, ठीक है। शक्ति किससे मिल रही है पूछा है तो 13 हो जाएगा, लेकिन भैया प्रावधान कहाँ पर? तो 137 हो जाएगा। बहुत अंतर है दोनों में। संविधान के 73वां संविधान संशोधन, 73 नंबर का संविधान संशोधन के बारे में पूछा है और 4 चीज़ें दे दी गई है, पढ़ लो जल्दी से और फिर सही उत्तर का चयन कर लेना। इसका राइट आंसर बता दूंगा फिर मैं, ठीक। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि दिखे आप। पढ़ लिया होगा अभी तक, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी की सभी सही है, ठीक है। 73 नंबर के चक्कर में सारी चीज़ सही है, देख लो ऑल अबव। तो इसको पढ़ के बता देते कि क्या लिखा है। तो ये बोल रहा है कि 73 संविधान संशोधन है उसमें पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए किया गया था, ठीक है। दूसरा बोला कि महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण किया गया, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर पंचायतों को फंड अनिवार्य रूप से हस्तांतरित करने का बोला गया, ठीक है। 11वीं अनुसूची के दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों की शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, तो ये भी ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, पूछा गया है। तो क्या है भाई वो? ये हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये अपने देश के शासन के लिए आधारभूत है क्योंकि इसमें बताया गया कि एक जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसका शासन कैसे होगा, उसका प्रशासन कैसे होगा, ठीक। क्योंकि सरकार को ही तो देश चलाना, तो सरकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका
कोड का मिलान करना है तो नीचे देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे कोड देख लिए, अब ऊपर देख लो थोड़ा, तो इसका यहाँ पे बता देते, ठीक है। तो शिक्षा से संबंधित और शिक्षा पर प्रभाव डालते पूछा है, तो क्या क्या हो जाएगा इसमें। पहला तो वन राज्य को नीति निर्देशक तत्व, दूसरा बोलेंगे ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, और सप्तम सूची, ये तीनों संबंधित है, शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। राज्यसभा को दिए जाने वाले विशेषाधिकार बताने हैं यहाँ पर, तो 4 ऑप्शन देख लो फटाक से और बताओ कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बोले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कि भाई संसद को राज्य सूची के नियम बनाने, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के बारे में बात कर रहा है। तो 2 बातें बोल रहा है कि दोनों जो विशेष अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है वो बता दी। तो जो पहला विशेष अधिकार है वो 249 आर्टिकल में हो जाएगा, जो दूसरा विशेष अधिकार है वो 312 में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, करो जल्दी से। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का किया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 और 2, जो कि राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। 1 और 2 मतलब लोकसभा या राज्यसभा। मतलब कहना है कि भाई अगर कोई कानून पहले से उसमें संशोधन किया जाना है तो कहाँ लाएंगे, तो लोकसभा राज्यसभा में लाना। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है उटपटांग तरीके से लिखा हुआ है तो ये समझ में नहीं आएगा ना, ऐसा भी हो जाता है कई बार, तो इंग्लिश में देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको मान्यता देता है। 47 नंबर क्वेश्चन जाएगा, ये जाएगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है, उसको मान्यता देता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके, और उससे आर्टिकल भी संबंधित होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 28 है, 29 है, 27 क्या है, जाकर के देखना नहीं पता हो तो, ठीक है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। दल बदल से संबंधित विषय का संबंधित कानून कौन सी अनुसूची में है पूछा गया है। तो अनुसूची आपको बताना चाहिए, 12 अनुसूची, 12 अनुसूची में से कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी 10th नंबर की अनुसूची, ठीक है। 52 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो इसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, कौन है वो। चारों में से बताओ जल्दी से फटाक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैंथी लॉरेंस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सदस्य भी पूछ सकते हैं कितने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था पूछा है, 50। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, खाद्य एवं कृषि विभाग। अंतरिम जो सरकार मंडल था, अंतरिम मंडल तो नहीं पूछेगा, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मतलब मान लो कोई 1947 भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो आपका पहला मंत्रिमंडल बना है उसके जो भी मतलब अलग अलग मंत्रालय के रहे हैं मंत्री, उनका पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी यहाँ पूछा 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था पूछा गया। तो कौन था वो। 51 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, JB कृपलानी के बारे में बात हो रही है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, कौन सी योजना है वो, किसने प्रस्तावित की थी, वो हो जाएगा माउंटबेटन। आपको पता है माउंटबेटन आपका स्वतंत्रता के बाद पहला वायसराय या गवर्नर जनरल बोलो, या फिर बोल सकते हो कि अपने गुलाम भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था वो, ठीक है। तो उसी ने वो 1947 के समय था, तो वही करेगा ना ये सब। तो गवर्नर जनरल का समय भी देखना चाहिए आपको कि कौन सी, अगर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कोई अगर गवर्नर का नाम दे दिया, जैसे 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, अगर क्वेश्चन बना दिया कि भाई ये जो हत्याकांड है ये कौन से गवर्नर जनरल के समय हुआ, तो क्या करोगे फिर, समझ में आ रहा है कहने का मतलब। तो ये सब काम किया करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करो। सीरियस लोग ही करते हैं, जो लोग टाइम पास करते हैं वो लोग नहीं कर पाते, खाली उनको ऐसा लगता है कि कोई हमको बना के दे देता तो हम कर लेते हैं, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे सिर्फ समय बर्बाद होगा। संविधान पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति के बारे में बात हो रही है कि कौन सा सदस्य नहीं था। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, एक तो उसमें से कौन नहीं है इसमें पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर 53 नंबर का हो जाएगा इसका, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी सभी थे, ठीक है। तो सभी के नाम याद रख लेना भैया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति नियुक्ति कब की गई थी, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई पूछा है। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से बता दो, देख लो पहले आराम से, जल्दीबाजी नहीं है इतनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई का बलपूर्वक मिलाया गया था। कौन सा राज्य है वो जिसको सैनिक कार्रवाई करके बलपूर्वक मिलाया गया वो, तो किसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। ये हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि बताओ कारण। 56 नंबर क्वेश्चन।
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। कांग्रेस के इस दिन को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी को ये डिसीजन लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। कौन सा प्रतिनिधि है भाई जिसने भाग नहीं लिया? ये हो जाएगा हैदराबाद, वही है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था पूछा? 58। राइट आंसर 8 अगस्त 1940 को। भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है पूछा गया? केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन पूछा गया। ठीक है, तो कौन सा है वो अधिनियम? 59। राइट आंसर हो जाए इसका 1935 का अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? कौन? वो राज्य करेगा, प्रत्येक राज्य। ठीक है, तो कौन सा संबंधित है इससे? आर्टिकल 350A। ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की पूछा? इंग्लिश वाले छोड़ो, अभी अपन थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करके देखेंगे क्योंकि फिर आपको दिख नहीं रहा है शायद। तो 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर VKRV राव। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित 4 देशों की अर्थव्यवस्था में से किसी एक की मार्केट कैप का परिमाण उसके GDP से अधिक है पूछा गया? बताओ। राइट आंसर USA हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड, तो 63 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देश बोला जाता है, विकासशील देशों को थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य क्या है भाई? 64। अब आ गया है यहाँ पे इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? क्लोज इकोनॉमी। कॉमन सेंस के आधार पर भी लगाओगे तो सही हो जाएगा, 64 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मिश्रित इकोनॉमी क्या है, उसका अर्थ पूछा गया है, बताओ। 65, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 65 का सी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ मतलब सहअस्तित्व के साथ कार्य करते हैं, उसको मिश्रित इकोनॉमी बोला जाता है। इंडिया ने अपनाया था इसको। मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है? इस टाइप के सूचकांक जो आते हैं वो हो सकता है पूछ ले कि भाई जो 4, 5, 6 जितने पे आधार होते थे उसमें से बोल सकता है कि भाई इसमें से कौन सा नहीं आता। 66 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका रोजगार नहीं आता, बाकी सभी आते हैं। जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो क्या होता है? 67। राइट आंसर क्या होता है? राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा गिर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअली देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ डिज़ास्टर भी बन जाती है। कैसे? कि जो विकसित देश होते हैं उसका दर्जा होता है कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज GDP में होना चाहिए, वो GDP में वो कितना होना चाहिए भाई? ये इनके हिसाब से होना चाहिए कि 1 से 3% के बीच में होना चाहिए इनका। और आप उठा करके देखेंगे ना, USA हो चाहे कोई भी बड़ा देश है जो डेवलप्ड है, वहाँ पर इतना ही सेक्शन है, मतलब जो ग्रोथ रेट है वो GDP में जो हिस्सा है, GDP में जो हिस्सा है कृषि क्षेत्र का वो इतना ही है। लेकिन वहीं बात की जाए तो विकासशील देश में, और ये कैसे डिजास्टर मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, कि जो विकासशील देश है यहाँ पर जो अपना अपना देश है वहाँ पर लगभग 16 से 17% का रेशो बना हुआ है, यहाँ पर अभी हिस्सा है। ठीक है, तो ये कैसे फ़ायदा है अपने लिए और उनके लिए कैसे डिजास्टर है? क्योंकि देखो यहाँ पर आपको पता है कोरोना वायरस आया था। ठीक है, तो कोरोना वायरस आने से क्या हुआ कि जो IT सेक्टर था और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, ये इसमें जो कार्रवाई है वो टोटल बंद करनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है काम करने वालों की, तो ये ऑफिस वर्क पूरा बंद हो गया और होम वर्क चालू हो गया। ठीक है, स्टे होम वाला काम चालू हो गया ना, वर्क फ्रॉम होम वाला जो काम है वो चालू हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उत्पादन कम हो गया, क्योंकि भाई इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम थोड़ी हो पाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर का क्या सेक्शन है कि एग्रीकल्चर के सेक्शन में क्या होता है कि यहाँ तक तो 3% का योगदान था, और अगर ये कुछ इसके GDP को उठा भी नहीं सकता था। लेकिन वहीं 16-17% का जो हिस्सा रखता है अपने GDP में, इसने क्या किया आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। और किया भी तो क्या है कि लोगों ने अपना, देखिए कृषि का तो मतलब ये नहीं होता ना कि बच्चे चिपक चिपक के हमें खेती करनी है, बटाई करनी, चटाई करनी है, इस टाइप की कुछ चीज़ें करनी है। काफ़ी डिस्टेंस होती है। ठीक है, मेंटेन होता है। और ऐसा भी नहीं कि एक एकड़ खेत में 100, 200, 300 लोग काम कर रहे हैं, ये भी नहीं होता। सिर्फ 3 से 4 मजदूर होते हैं, एक अपना जो जिसका भूमि है वो काम करता। तो इसी एग्रीकल्चर लैंड ने ही, एग्रीकल्चर अपना जो क्षेत्र है उसी ने अपने GDP को बनाए रखा। ठीक है, और इतने बढ़िया तरीके से प्रदर्शन किया कोरोना के बाद भी। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ा समझना चाहिए। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं कभी कभी कुछ चीज़ों को कम आंक जाते हैं, तो उसका डिजास्टर उनको देखना पड़ता है। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि कहाँ पहुँचे। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो कौन सा देश की पीछे विशेषता नहीं है वो? 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अपना डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद की कथन है एक, भारत एक समृद्धशाली देश है
जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं तात्पर्य। किसने बोला है? 69 राइट आंसर हो जाएगा ये। देश में मूल्यवान और विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। कथन क्या है भाई इसका कि भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य पूछा हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको भावार्थ और गद्यांश पद्यांश नहीं दिए जिसका आपको यहाँ पे अर्थ निकाल के बताना। फिर भी क्वेश्चन आ गए तो आपने समझ लिया कि भाई देश में मूल्यवान है, देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है जिनका उचित तौर पर दोहन नहीं हुआ है, इस वजह से जो अपना समृद्धशाली देश है वहाँ के लोग गरीब हैं। क्योंकि आपको पता है कि संसाधन है लेकिन अगर उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो समृद्धशाली देश कैसे बनेगा, इसलिए वहाँ के लोग गरीब रह जाएंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है पूछा? 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर देख लो, थोड़ा ऑप्शन सारा देख लो, 3 देख लिया, चौथा देख लो यहाँ पे। ठीक, तो राइट आंसर इसका 4th हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि। नेक्स्ट है यहाँ पर कि राष्ट्रीय आय में वस्तु एवं सेवा के कौन से मूल्य को सम्मिलित किया जाता है? 72 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम वस्तु का मूल्य शामिल किया जाता है इसमें। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के प्रारूप को अपनाया गया है पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है पूछा गया। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, अंडरलाइन करके पढ़ना। 7वें नंबर की टेक्निक ये है कि आपको अंडरलाइन करके पढ़ना है, पेंसिल पेन जो यूज़ करना है करते रहना, और नहीं शब्द को ढूंढना कहीं कहीं नहीं तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में, क्योंकि आधे लोग इसकी वजह से बाहर होते हैं। 74 राइट आंसर क्या होगा इसका? जनसंख्या वृद्धि। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहाँ पर जो भी आप लोग नए हो, और अपने दोस्तों के साथ भेजो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी तो आपकी तरफ से सपोर्ट दिखेगा। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई है पूछा? 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। 1991 में की गई थी। 1991। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वो कौन सा वर्ष है? 76 नंबर का। 1949 में किया गया सबसे पहली बार अवमूल्यन, रुपए का डिवेल्युएशन किया गया था, मतलब ये बोला गया वो। गरीबी उन्मूलन का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो ये सभी को पता होना चाहिए, बच्चों को भी पता होगा। 5th नंबर का, क्या आपको पता था ये? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है पूछा? यह भी बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोलकाता में है। ठीक है, ये नियोजन समिति की स्थापना किस सन में की गई थी पूछा है? राष्ट्रीय नियोजन समिति। 79 राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। ठीक, नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन के उद्देश्य को लेकर प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? 80 नंबर का क्वेश्चन। कौन है भाई? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। ठीक, भारतीय मुद्रा नोटों के आगे भाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए कौन सी तकनीक का यूज़ किया जाता है पूछा गया? 81 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अपना इंटाग्लियो प्रिंटिंग। ठीक है, इंटाग्लियो प्रिंटिंग इसके लिए यूज़ की जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है भाई बताना है। 82 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त सचिव के। गलत करके आते अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है पूछा गया है, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का, ये हो जाएगा 15। ठीक है, एटीएम जारी करने वाला पहला बैंक कौन है? तो इसके राइट चारों ऑप्शन देख लो, ये हो जाएगा इसका बार्कले बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि व्यक्तिगत खाता किसमें नहीं खोला जा सकता? 85 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रुपए के लिए सिंबल अपनाया गया है। रुपए से पूर्व विश्व को कितनी अन्य मुद्राओं का अपना चिन्ह था? मतलब भारतीय करेंसी में रुपये का जो चिन्ह यूज़ किया गया है उससे पहले पूछा गया है कि भाई कितनी करेंसी है जहाँ पर ये चिन्ह यूज़ किया गया था। तो 86 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा 4। ठीक है, भारत में बैंकिंग जगत में एक नई बेस रेट व्यवस्था 1 जुलाई 2010 से शुरू की गई है। निम्न में से किस दर का स्थान बेस रेट ने ले लिया है? 87 राइट आंसर हो जाएगा इसका? हो जाएगा PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में कागजी नोट को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है पूछा है? 88 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा इसका? भारतीय रिजर्व बैंक। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट पर संसद भवन निरूपित है। कितने रुपए का नोट है जिसपे संसद भवन है पूछा है? 90 नंबर क्वेश्चन। ये हो जाएगा राइट आंसर 50 रुपये के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि स्वर्णकारों को बाजार में आभूषण बेचने के लिए किस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है? इजी क्वेश्चन है, BIS आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है,
नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा एसडीआर के मूल्य की गणना में शामिल नहीं की जाती, पूछा गया। 92 ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, रुपया। ठीक है। आसियान सदस्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, भाई बता दो, पढ़ लो चारों ऑप्शन। ठीक है, पढ़ लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा सी, आसियान सदस्यों के बीच न्यूनतम नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद कम्बोडिया का है, न्यूनतम पूछा गया, तो गलत है वो। एडीबी का मुख्यालय पूछा गया, कहाँ पर एडीबी? मनीला में। ठीक है। वर्ष 1966 में किस दिन एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई? 95 हो जाएगा 19 दिसंबर। ठीक है, 1966 एडीबी के बारे में उतरी, और यह कहाँ पर हो जाएगा? मनीला में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ब्रैकेट क्रीप का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन देख लो, ए देख लिया, बाकी के ऑप्शन देख लो यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बता देते हैं। यह हो जाएगा, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति आय को अपेक्षाकृत उच्च कर दायरे में ले जाती है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के कर दायित्व में बढ़ोतरी होती है। ठीक। नेक्स्ट है कि जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? 97 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर इसका 101वां। क्रिएट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ये आपको बता देते हैं इसका राइट आंसर, और सभी को पता भी होगा, ये अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, 98। नेक्स्ट है इसका निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जा सकती है या नहीं की जाती? 99 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ये 100 नंबर का संपत्ति कर हो जाएगा, जो प्रत्यक्ष कर है, बाकी सभी अप्रत्यक्ष कर है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते तो है नहीं अच्छे से, बहुत कम लोग ही लाइक शेयर करते हैं, लिमिटेड लोग, 5-10 लोग, बाकी लोग तो बस वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। कुछ लोग तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। तो आज हो गए 6 टेस्ट और 4 टेस्ट बचे हैं, और 4 टेस्ट अपन जल्दी से जल्दी देख करके ख़त्म करेंगे, आपका एक साइकिल कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.